उपन्यास फैसला अध्याय 9वां दुर्भाग्य। इधर अंकित और वरुण का काम एक ही दिन में ख़त्म हो गया और वो उसी रात घर लौटने के लिए रवाना हो गए। अंकित सुबह सौम्या को सरप्राइज़ देने वाला था अचानक घर पहुंचकर, इसलिए उसने उसे फ़ोन नहीं किया और वरुण को भी मना कर रखा था। दोनों अपने घर के पास हाईवे पर पहुंच चुके थे। अंकित कार चला रहा था। वरुण तृष्णा की बात बता रहा था अंकित को कि कैसे वो अब तक माँ और भाभी को उसके बारे में नहीं बता पाया है। अंकित उसे आश्वासन देता है कि वो परेशान ना हो, माँ को मनाने में वो उसकी मदद करेगा। उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि अचानक से एक बहुत तेज़ी से आती ट्रक उनकी कार से टकरा गई। ट्रक का ड्राइवर नशे में था और टक्कर मारते ही वहां से फरार हो गया। उन दोनों की कार जोरदार टक्कर से दूर फेंकाते हुए हाईवे के किनारे वाली पेड़ से टकराकर उलट जाती है। अंकित का खून से लथपथ आधा शरीर कार की कांच को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वरुण अपनी कार की सीट पर ही बेहोशी की अवस्था में पड़ा था। उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। थोड़ी देर में वरुण को होश भी आता है। वह किसी तरह से कार से बाहर निकलकर अंकित को देखता है। उसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वह रोता हुआ उसे कांच से बाहर निकालता है और ज़मीन पर बैठकर उसके सर को अपने गोद में रखता है। उसे आभास होता है कि अंकित सांस नहीं ले रहा था। वह उसकी कलाई को अपने हाथों में लेकर नब्ज़ चेक करता है। उसकी नाड़ी भी बंद पड़ी थी। अब वरुण की आंखों से निकलते आंसू बंद हो चुके थे। वो बस सड़क के किनारे अपने बड़े भाई की लाश को गोद में रखे अवाक बैठा हुआ था। वरुण को कुछ होश नहीं था। वह 2 घंटे तक यूं ही बैठा रहा। तभी रास्ते के कुछ मुसाफिर अपनी कार रोककर उनके पास आए। वो लोग वरुण को हिलाकर शायद कुछ पूछ रहे थे, पर वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन लोगों में से किसी ने पास के अस्पताल में फ़ोन किया और एम्बुलेंस बुलवाया। कुछ देर में वहाँ पेट्रोलिंग पर घूम रही पुलिस भी आ जाती है। वह उनका पर्स और फ़ोन चेक करती है और घर का नंबर निकालकर उस पर कॉल करती है। थोड़ी देर में वहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती है और दोनों को अस्पताल लेकर जाती है। सौम्या की अंकित को लेकर जो घबराहट थी वह इस तरह सच साबित होती है। भोर के जब 4 बज रहे थे, घर पर एक फ़ोन आता है। जानकी आधी नींद में फ़ोन उठाती है। सामने से आवाज़ आती है, शहर के पास के हाईवे पर अंकित की कार का एक्सीडेंट हो गया है और इस हादसे में अंकित की कार में ही मौत हो गई है और वरुण आधे बेहोशी की हालत में है और उन दोनों को पास के अस्पताल सागर ले जाया जा रहा है, इसलिए आप वहाँ जल्दी आ जाएं। जानकी के कान में जब ये बात जाती है तो वह फ़ोन हाथ में ही लिए फर्श पर धम से नीचे बैठ जाती है। किसी के गिरने की आवाज़ सुनकर सौम्या और उसके ससुर सुरेंद्र दौड़कर हॉल में आते हैं। उन्हें देखते ही जानकी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अस्पताल का नाम बताती है। सौम्या कुछ समझ नहीं पाई, पर सुरेंद्र जी समझ गए कि कुछ अनहोनी हुई है। उन्होंने ड्राइवर को तुरंत कॉल करके गाड़ी निकालने के लिए कहा और सौम्या और पत्नी जानकी को कहा कि तुम दोनों घर पर ही रुको, मैं वहाँ देखता हूँ, फिर तुम लोगों को बुलाता हूँ। सुरेंद्र जी को यह बात नहीं मालूम थी कि अंकित अब नहीं रहा। उन्हें लगा कि बस कोई छोटा मोटा हादसा हुआ है। थोड़ी देर में जब वो अस्पताल पहुँचे तो उन्हें अस्पताल वालों ने बताया कि वरुण इमरजेंसी रूम में है और अंकित की यहाँ आने से पहले ही मौत हो चुकी है, इसलिए उसे शवगृह में रखा गया है। पुलिस वालों की तहकीकात और पूछताछ होने के बाद पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद आप उसके शव को ले जा सकते हैं। इतना कुछ एक साथ सुनकर सुरेंद्र जी के होश उड़ गए। वो लड़खड़ाए तो साथ आए नौकर ने उन्हें पकड़ा और पास वाली अस्पताल की कुर्सी पर उन्हें बिठाया। उन्होंने फिर अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाते हुए नौकर को कहा कि सौम्या को फ़ोन कर खबर दें और ड्राइवर को कहकर उसे और जानकी को अस्पताल बुलवा लें।
सौम्या उधर जानकी को संभाल रही थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। सामने से आवाज़ आती है, दीदी आप माँ जी को लेकर अस्पताल आ जाइए, अंकित भैया नहीं रहे और वरुण भैया बेहोश हैं। यह सुनते ही अपनी सास को संभालती सौम्या एकदम से चुप हो जाती है। उसके आंसू नहीं निकलते और वह जानकी को फर्श से उठाते हुए कहती है, चलिए माँ जी, हमें उनसे मिलने अस्पताल जाना है। जानकी रोती हुई उठती है और वो दोनों सामने खड़े ड्राइवर के पीछे चल पड़ते हैं। पूरे रास्ते सौम्या नहीं रोती, बस अपने कंधों पर अपनी रोती सास के सर को रखे हुए कार की खिड़की से बाहर देखती रहती है। उसका दिमाग शिथिल था या वो कुछ सोच रही थी, पता नहीं, पर छोटी मोटी बातों पर घबरा जाने वाली सौम्या को उतना मजबूत पहले कभी नहीं देखा गया था। अस्पताल पहुंचने पर वहां पहले से मौजूद नौकर उन दोनों को वरुण के कमरे की तरफ ले जाता है। तभी सौम्या कहती है, माँ जी आप जाइए, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। सौम्या अंकित के बारे में कह रही थी। उसने सामने खड़ी नर्स से पूछा, कहाँ है वो? नर्स ने सामने की ओर इशारा किया और उसके साथ जाने लगी। उधर जब जानकी और सुरेंद्र जी वरुण के पास खड़े हुए तो माँ की सिसकियाँ सुन वरुण को होश आया। होश आते ही वो माँ भाई बोलने लगा और जानकी उसे गले लगाकर रोने लगी। सामने खड़ा डॉक्टर सुरेंद्र जी को किनारे ले जाते हुए कहता है, इन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी है, पर इन्होंने अपने भाई की मौत को अपनी आंखों के सामने देखा है, इसलिए अभी थोड़ा सदमे में हैं। आप इनको घर ले जा सकते हैं और ये 1-2 दिनों में सामान्य भी हो जाएंगे, पर कुछ पेपर्स भी हैं, आप उन पर साइन कर दीजिए ताकि हम अंकित का पोस्टमार्टम कर उसे आपको सौंप दें। ऐसे तो शव गृह में परिजनों का प्रवेश वर्जित था, पर सौम्या के ससुराल वाले वर्चस्व वाले लोग थे, इसलिए सौम्या को अंकित की लाश के पास जाने दिया जाता है। जब सौम्या अंकित के पास पहुंचती है तो अपने हाथों को उसके खून से लथपथ माथे पर फेरती है, फिर उसके गालों को चूमते हुए धीरे से उसके कान के पास जाकर कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं घर वालों का हमेशा उतना ही ध्यान रखूंगी जितना तुम रखते हो। अलविदा, जहाँ भी रहना खुश रहना। अंकित की लाश के पास खड़े होकर थोड़ी देर उसे निहारने के बाद वह वहाँ से जाने लगी। उसकी मजबूती को देखकर अस्पताल का स्टाफ भी हैरान था। सौम्या ने जाते वक्त एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वो वरुण के पास गई। सौम्या को देखते ही इतनी देर से चुप बैठा वरुण फूट फूट कर रोने लगा। सौम्या ने उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराया। फिर वो जानकी से कहने लगी, माँ जी आप इनको लेकर घर जाइए, मैं पापा जी के साथ उनको लेकर घर आऊँगी। अभी जानकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे जो जैसा कह रहा था वो वैसा कर रही थी। कुछ देर में वो दोनों घर के लिए निकल गए। सौम्या अपने ससुर के साथ अस्पताल में अंकित के पोस्टमार्टम खत्म होने का इंतज़ार करने लगी। सब कुछ हो जाने पर दोपहर में वो दोनों अंकित के शव को लेकर घर आ पाए। घर पर रिश्तेदारों की भीड़ पहले से ही लगी थी। सब उम्मीद में थे कि सौम्या का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा होगा, पर ये सब देखकर सब बहुत हैरान हुए कि वो सबको संभाल रही थी। सब उसकी मजबूती को देखकर आश्चर्यचकित थे। सारे रिश्तेदारों के आ जाने के बाद शमशान ले जाकर अंकित का दाह संस्कार कर दिया गया। अध्याय 10वां प्रस्ताव। अंकित के जाने के बाद वरुण बिल्कुल शांत हो गया था। ना वो घर से बाहर निकलता और ना ही वो ज़्यादा किसी से बातें करता। बस वो तृष्णा से बात करता और उसके सामने बहुत रोता। वरुण की नज़रों के सामने हर वक्त उस हादसे का मंजर आ जाता था। उसने अपनी आंखों के सामने अपने बड़े भाई को मरते देखा था। वो भाई जिसे वो अपने पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा चाहता था। उसके लिए बहुत मुश्किल था
इस सदमे से बाहर आ पाना। इधर सौम्या का पूरा दिन सारे घर वालों का ख्याल रखने में निकल जाता। माँ ने अपनी दवाइयाँ समय पर ली या नहीं, पापा के लिए कम मसालों वाला खाना बना या नहीं, वरुण को खाना समय पर मिल रहा है या नहीं, यह सब देखना अब सौम्या ने अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। उधर सौम्या के माता पिता और भाई को सौम्या की चिंता सताने लगी। एक रोज़ वो तीनों बैठकर आपस में सौम्या की बातें कर रहे थे तो सौम्या की माँ लक्ष्मी ने कहा, अभी उम्र ही क्या थी अंकित की, क्यों ऐसा अनर्थ किया ऊपर वाले ने हमारी बच्ची के साथ। हेमनंदन और अभिषेक चिंता में चुप थे। लक्ष्मी फिर कहती है, अब हमारी बेटी कैसे काटेगी पूरी जिंदगी इस तरह अकेले। तभी सौम्या के भाई अभिषेक ने कहा, माँ वक्त दो सौम्या और उसके घर वालों को थोड़ा खुद को संभालने के लिए। जब परिस्थितियाँ थोड़ी अनुकूल हो जाएंगी तो हम सौम्या को घर वापस ले आएंगे। सौम्या के पिता हेमनंदन जी ने कहा, हाँ अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है, इस तरह आजीवन अकेले रहने के लिए हम उसकी दूसरी शादी करवाएंगे। अभिषेक ने फिर कहा, पर हमें ये सब सोचने से पहले एक बार सौम्या से बात कर लेनी चाहिए। वो क्या चाहती है यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि हम उसकी मर्ज़ी के बिना उसकी ज़िंदगी का कोई भी फैसला लें। लक्ष्मी, ठीक है बेटा, कुछ महीने बीत जाने दो, फिर उसके ससुराल जाएंगे तो मौका देखकर मैं सौम्या से उसके मन का हाल पूछूंगी, फिर जैसा होगा उसके सास ससुर से बात करूंगी। हेमनंदन, हाँ फिर अगर किसी लड़के को शादी के लिए देखना भी होगा तो सौम्या के मन की बात जानने के बाद ही हम उसके लिए किसी और लड़के पर ध्यान देंगे। तीनों सदस्य इस बात से सहमत हुए। अंकित के पिंडदान एवं तहरबी को लगभग कुछ महीना बीत चुका था। सौम्या के ससुराल में सब धीरे धीरे इस बात को स्वीकार रहे थे कि सच में अंकित जा चुका है। वरुण की हालत भी अब पहले से कुछ बेहतर थी। सौम्या की देखभाल की वजह से उसके सास ससुर भी अपनी इस मार्मिक क्षति से किसी तरह उभर रहे थे। अब उन दोनों को सौम्या ही अंकित का आभास दिला रही थी, क्योंकि अंकित भी ठीक उसी तरह से उनका ध्यान रखता था जैसे अभी सौम्या रख रही थी। शायद सौम्या ने ये सब अंकित से ही सीखा था और वो आज उसके ही फर्ज को निभा रही थी। अंकित के जाने के बाद सुरेंद्र और जानकी दोनों एक अलग ही जुड़ाव और अपनापन महसूस करने लगे थे सौम्या को लेकर। जानकी को तो अब सौम्या से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था। कुछ महीने और बीतने के बाद जब सौम्या के माता पिता सौम्या से मिलने उसके ससुराल आए तो वो लोग सौम्या और उसके सास ससुर के पारस्परिक सौम्यता को देखकर बहुत खुश हुए। सब लोगों का हालचाल लेने के बाद सौम्या की माँ ने उससे कहा, बेटी चलो मुझे अपने कमरे में ले चलो, मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। सौम्या उन्हें अपने कमरे में ले गई तो लक्ष्मी उसके बिस्तर पर बैठकर बोली, आओ बेटी मेरे पास बैठो, मैं तुमसे कुछ कहने वाली हूँ, उसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। बच्चे, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है पूरी ज़िंदगी इसे अकेले काटने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगी कि तुम दूसरी शादी कर लो। सौम्या शांत भाव से फर्श की ओर देखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कहीं न कहीं इस बात का एहसास था कि माँ उससे ऐसा कुछ कहेंगी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अपनी माँ को जवाब दिया, माँ, मेरे जो अंकित के साथ अनुभव रहे हैं, जो यादें हैं, उसे मैं कभी भी धुंधला नहीं पड़ने देना चाहती हूँ और बस ये एक घर ही है जो मुझे हमेशा उससे जोड़े रख सकता है, इसलिए मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। और हाँ, एक बात और, मैंने अंकित को वादा किया है कि मैं हमेशा इस घर का और उसके माता पिता का ख्याल रखूँगी, इसीलिए अब यही मेरा घर है और इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। आप मेरी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ मम्मी पापा जी मेरा उतना ही ध्यान रखते हैं जितना आप लोग मेरा घर पर रखते थे, इसलिए मुझे लेकर आप निश्चिंत रहिए। सौम्या की माँ चिंतित होते हुए बोली, बेटी मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रही हूँ, लेकिन ज़िंदगी ऐसे अकेले नहीं काटी जाती।
आज नहीं तो कल तुम्हें हमसफ़र या साथी की कमी महसूस होगी ही। इसीलिए बेटा मेरी बातों पर थोड़ा गौर करो। कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम लो, पर एक बार इस पर विचार ज़रूर करो। फिर जो फैसला तुम लो हमें स्वीकार होगा। सौम्या बिस्तर से उठ खड़ी हो गई। फिर उसने माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ चलो बाहर हॉल में सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और माँ मैंने अपने मन की बात आपको बता दी है। लक्ष्मी उदास मन से कमरे से बाहर निकलने लगी। जानकी ने भी अपनी समधिन का उतरा हुआ चेहरा देखा तो कहा, क्या हुआ बहन जी, आप इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हैं? लक्ष्मी बोली, बहन जी मुझे और सौम्या के पापा को आपसे और समधी जी से कुछ बातें करनी हैं। जब सब लोग हॉल पहुँचे तो सौम्या सबके लिए चाय नाश्ता का इंतज़ाम देखने रसोई चली गई। उसके जाते ही लक्ष्मी ने हेमनंदन की ओर देखते हुए ना में सिर हिला दिया। यह सब देखकर सौम्या के सास ससुर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सौम्या के ससुर सुरेंद्र ने कहा, हमें बताएं कौन सी समस्या आप दोनों को सता रही है, हो सकता है हम कुछ समाधान निकाल सकें। लक्ष्मी, भाई साहब हमें सौम्या की चिंता सता रही है। उसकी उम्र अभी बहुत छोटी है, कैसे वो बाकी जीवन इसे अकेले काट पाएगी। हम उसकी दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। हमने उससे इस बारे में बात करने की भी कोशिश की, पर उसने साफ मना कर दिया इस घर को और आप लोगों को छोड़कर जाने से। अगर संभव हो तो आप दोनों ही उसे समझाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कल सब उसे बोझ समझने लगे और वक्त निकल जाने की वजह से हम भी उसकी कोई मदद न कर पाए। यह सब सुनकर जानकी और सुरेंद्र शांत हो गए। कहीं न कहीं उन्हें भी सौम्या की आदत हो गई थी, उससे लगाव हो गया था। वह भी नहीं चाहते थे कि सौम्या उन्हें छोड़कर कहीं और जाए। जैसे सौम्या इस घर में अंकित को ढूंढती थी, वैसे ही अंकित के माता पिता सौम्या में अंकित को तलाशते थे। वो दोनों अपने बेटे को तो खो चुके थे, अब बहू को भी नहीं खोना चाहते थे। लेकिन वो दोनों भी सौम्या के माता पिता की बेचैनी को समझ रहे थे और उनकी बातों से सहमति भी रखते थे। सौम्या जब हॉल में आती है तो जानकी उससे वरुण के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। सौम्या जवाब देती है, वो सुबह नाश्ता करके निकले हैं। मैंने पूछा तो नहीं, पर शायद वो अपने दोस्तों के पास गए होंगे। जानकी फिर उससे कहती है, बेटी तुम्हारी और तुम्हारी माँ के साथ जो बातें हुई हैं वह हमें पता है और हम भी तुमसे उस विषय में कुछ कहना चाहते हैं। सौम्या, जी मैंने माँ को बता दिया है कि मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जानकी, हाँ बेटी, हम भी नहीं चाहते हैं कि तुम हमसे दूर, हमें अकेला छोड़कर कहीं जाओ, पर पूरा जीवन यूं बिना किसी हम सफ़र के काटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। सौम्या, माँ जी मैंने कुछ वादा किया था अंकित से, इसलिए उस वादे के तहत मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा इसी घर में रहना चाहती हूँ। हाँ बेटी, हम भी यही चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, पर इस तरह नहीं, बल्कि एक विवाहिता और दुल्हन बनकर। सौम्या आश्चर्य से पूछती है, विवाहिता दुल्हन? जानकी उसे समझाती है, बेटी हम चाहते हैं कि तुम वरुण की दुल्हन बन जाओ, अगर तुम्हें इससे कोई आपत्ति ना हो। सौम्या यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। जानकी फिर उससे कहती है, तुम्हारी और वरुण की उम्र में अभी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और तुम दोनों में अच्छी दोस्ती भी है। सौम्या की आवाज़ अब धीमी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वरुण एक सुलझा हुआ और व्यावहारिक व्यक्ति है, वह यह अच्छी तरह से जानती है। वह इस बात से भी वाकिफ़ थी कि वह जिस लड़की के साथ रहेगा उसे बहुत खुश रखेगा। लेकिन इतनी सारी बातों के बाद भी वह सोच रही थी कि क्या इस बदलते रिश्ते को वो निभा पाएगी। वो लड़खड़ाते हुए स्वर में कहती है, जी मुझे आपत्ति नहीं है, पर क्या वरुण जी आप लोगों के इस विचार से परिचित हैं? क्या उन्हें यह रिश्ता मंजूर है? जानकी कहती है, बहू तुम बस अपनी मर्जी बताओ, तुम वरुण की चिंता मत करो। तुम बस हमें यह बताओ कि तुम्हें हमारा यह फैसला स्वीकार है या नहीं। सौम्या के चेहरे से अब बेचैनी की लकीरें मिटती सी नजर आ रही थीं।
वह अपनी नज़रें झुकाते हुए जवाब देती है, जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जानकी उत्साहित होते हुए सौम्या के माता पिता की तरफ देखते हुए कहती है, तो फिर बस फैसला हो गया। आशा है आप लोगों को भी हमारा यह प्रस्ताव पसंद आया होगा। सौम्या के मम्मी पापा खुश नजर आ रहे थे। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जी बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं अपनी बेटी के लिए। आप लोग सास ससुर नहीं, देवी देवता हैं। हम आप लोगों का यह आभार कभी नहीं भूलेंगे। जानकी, अरे बहन जी ऐसा ना कहें, सौम्या को हमने अपनी बहू बनाया है तो हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं उसके लिए। लक्ष्मी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दरख्वास्त थी, अगर आप लोगों को ऐतराज़ ना हो तो हम चाहते हैं कि सौम्या अभी हमारे साथ घर चले और शादी तक कुछ दिन हमारे साथ रहे। सौम्या की सास कहती है, जी बिल्कुल, आप सौम्या को लेकर अभी जा सकते हैं अपने साथ। हम खुद लेने आएंगे सौम्या को बारात लेकर। सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे। सौम्या के चेहरे पर भी अब सुकून भरी चेतना थी, जैसे वो भी मुस्कुरा रही हो अंदर ही अंदर। वरुण से शादी का यह प्रस्ताव सौम्या के लिए बस एक प्रस्ताव भर नहीं था, यह आशीर्वाद था उसके लिए सौभाग्यवती होने का।